नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से यानी कल से भारत के दौरे पर हैं और बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। आपको बता दूं कि पुतिन करीब 4 साल पहले आए थे भारत और इन 4 सालों में गंगा कहाँ से कहाँ बह गई है। बहुत कुछ बदल गया है। तो इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है। क्या है, क्यों है सिग्निफिकेंस इसका? इसको जानने के लिए एक बार फिर से हमने आमंत्रित किया है अपने खास मेहमान कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी को। कमांडर साहब नेवी में रहे हैं, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इनकी बातें लोग सुनते हैं, कई फोरम पे लोग इन्हें जानते हैं और जैसा आप जानते हैं, आप लोग खुद ही मैसेज करते हैं कि कमांडर साहब को बुलाइए, वो बताएंगे कि इसके भीतर का मसला क्या है। तो भीतर की खबर क्या है और पुतिन के दौरे का क्या मतलब है, इसे जानने के लिए हमारे साथ हैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। राकेश जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, श्रोताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें इतना मान सम्मान देते हैं और आप लोगों से बात करके बहुत दिल को सुकून मिलता है। थैंक यू वेरी मच। जी, आपने सही पूछा है कमांडर साहब। सवाल। जी, हाँ बोलिए। जी, कमांडर साहब, राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं, 4 साल बाद आ रहे हैं, तो क्या सिग्निफिकेंस है? संक्षेप में बताएं हमारे दर्शकों को। आप जानते हैं भारत और रूस की क्या दोस्ती रही है बहुत पहले से, दशकों से। तो उसके आलोक में पुतिन का आना, अब आना, क्या मतलब है इसका? राकेश जी, पुतिन का अभी आना जो है ये जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ी घटना है। इसको छोटे में नहीं आंका जा सकता। हम लोग जी, बात करते रहे हैं, है ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड की। बीच में आपको याद होगा हमने बात की थी G2 की, जिसमें चीन को लगता था कि हम दो ही देश जो हैं, चीन और अमेरिका, पूरे विश्व को आपस में बांट लें और फिर हम अपना अपना प्रभुत्व बना के रखेंगे और खुश रहेंगे। इस सब में अगर कोई चीज बदलेगी वो है पुतिन की विजिट जो हिंदुस्तान में हो रही है और कल से शुरू हो रही है। अहमियत क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने हम्म, कि पिछले दशकों से, कई दशकों से हमारी दोस्ती जो है एक तरह से पूरे विश्व को स्टेबलाइज करके रखी हुई है। ये मत भूलिए, अगर हिंदुस्तान ये रूस से तेल नहीं लेता तो आज की तारीख में आप और हम तेल की कीमत $200 के आसपास देख रहे होते। कम से कम 150 तो होती ही होती किसी भी हालत में। हम्म, अगर वो नहीं है और $60 के आसपास घूम रही है, वो सिर्फ एक वजह है, वो है भारत का रूस से तेल लेना। ये स्टेबलाइजेशन है। अगर यूक्रेन युद्ध के बाद के बावजूद फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान को नहीं छू रही हैं, उसमें भी भारत का हाथ है। हर चीज में देखिए भारत का हाथ है वहां पे, और ये हमको मान के चलना चाहिए। ये बहुत स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट है हिंदुस्तान और या भारत और रूस की दोस्ती। अब हम आते हैं इसी विजिट पे। ये देखिए वातावरण आज की तारीख में क्या है। आज की तारीख हम्म, में अमेरिका और चीन आपस में डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो उन्होंने एक तरह से समझौता कर रखा है कि सैंक्शंस में थोड़ा सा युद्ध विराम आ गया है, थोड़ी सी बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जापान के साथ जो झड़प हुई है चीन की, उसमें अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया गया। जापान में यहां तक कि कल ही की बात है, सेंकाकू आइलैंड्स में चाइनीज कोस्ट गार्ड के 2 जहाज घुस गए थे उस एरिया में, और जापानीज कोस्ट गार्ड ने उनको खदेड़ के बाहर फेंक दिया। ठीक है, चीन फिलीपींस के साथ भी अपना वो कर रहा है, इंडोनेशिया के साथ भी कर रहा है। यहां तक कि फिलीपींस के जो हैं उन्होंने कहा साहब हमें एक सेट ऑफ ब्रह्मोस जो आपने लिया है इसे काफी नहीं है, हमको और ब्रह्मोस चाहिए, हमें एयर लॉन्च ब्रह्मोस भी दे दीजिए। ठीक है, इंडोनेशिया भी मांग रहा है कि हम हमें ब्रह्मोस दीजिए। क्यों? चीन है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो और अमेरिका का जो नजरिया है, उसके लिए एशिया पैसिफिक से ज्यादा, इंडो पैसिफिक से ज्यादा ताइवान और ताइवान के आसपास का इलाका है। जापान उसका संधि का पार्टनर है, म्यूचुअल डिफेंस है उसके साथ। साउथ कोरिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस है, फिलीपींस के साथ डिफेंस है, और इसके लिए इनका थ्रेट क्या है? चीन। एक तो एक बड़ी चीज यहां पे हो रही है।
दूसरी बड़ी चीज हो रही है, यूक्रेन में अगर युद्ध विराम होना है और उसका अगर पुतिन और ट्रंप ये समझौता कर लेते हैं तो ट्रंप को इसमें अपना नोबेल प्राइज तो उनका पक्का हो जाएगा। तो उनको तो अपने नोबेल प्राइज के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो नोबेल प्राइज सुनिश्चित करना है तो मतलब यहाँ पे ये आपने शांति करनी है। कैसे होगी? अगर भारत इसमें है ना बड़ी भूमिका नहीं अदा करेगा तो ये संभव नहीं है। इसीलिए देखिए आप कि अमेरिका की तरफ से जितने ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा था कि हम ट्रेड में ये करेंगे और वो वहां पे स्कॉट बेसेंट कुछ कहते थे, पीट एग्जिट कुछ और कह देते थे, कोई और कुछ और कह देता था। अब शांत बैठे हुए सब कह रहे हैं कि हमारा ट्रेड डील बन रहा है। तीसरी बड़ी चीज ये है कि हिंदुस्तान की ट्रेड डील की बात जो है यूरोपियन यूनियन से काफी आगे पहुंच गई है और सुनने को तो यही आता है कि 9, 10, कोई 11 चैप्टर कहते हैं कि मतलब पूरे फाइनल हो गए हैं, 1, 2 बस बचे। ये दिसंबर के महीने में फाइनल हो जाएंगे। 26 जनवरी को जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होगी उसमें जो उनके प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन के और उनके ट्रेड कमिश्नर जो हैं ये दोनों के दोनों चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। 27 तारीख को डील साइन होगी। अगर ये डील साइन हो जाती है तो अमेरिका को पता है कि हम पीछे हो गए, यूरोप भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता, वो हिंदुस्तान से डील कर रहा है। ये सिचुएशन है जिसमें ये बात चल रही है। यहाँ पे हमको क्या अपेक्षाएं हैं इससे? हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि हम ये जो है अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। इसमें 3 हिस्से बनते हैं। सबसे पहला लेते हैं इकोनॉमिक, क्योंकि देखिए पैसे के बगैर दुनिया नहीं चलती। ठीक है, वो कहते हैं ना बाप ना बड़ा ना भैया ना बीवी ना बच्चा, सबसे बड़ा है रुपया। तो ट्रेड के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। आज की तारीख में हमारे जो ट्रेड है रूस के साथ तकरीबन $60 बिलियन का है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा तेल का। हमारी अपेक्षा यह है कि अगले 1 साल 3 या 4 साल के अंदर अंदर हम अपना ट्रेड जो है $100 बिलियन को पार कराएंगे। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम बैलेंस ना करें। तो ये आ जाता है इकोनॉमी। दूसरा आता है इकोनॉमी में बहुत बड़ी चीज आर्कटिक ओशन। देखिए आर्कटिक रूट अगर हम हिंदुस्तान से लेते हैं टू यूरोप और हम स्वेज कैनाल से जाते हैं और हम आर्कटिक ओशन से जाते हैं, मतलब मद्रास या चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक, आर्कटिक ओशन से घूमते हुए उधर यूरोप, इसमें तकरीबन 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाता है आर्कटिक रूट में। 4000 किलोमीटर का मतलब यह है, आप सोच लीजिए कॉस्ट में, ट्रैवल कॉस्ट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। रूस चीन को आर्कटिक ओशन में अंदर आने नहीं दे रहा है, हमें बुला रहा है कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए, एनर्जी में आप इन्वेस्ट करिए। हम अपने ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश के जरिए वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है वो बनता है, नहीं सॉरी, दूसरा हिस्सा बनता है लेबर मोबिलिटी। रूस चाहता है 1 लाख स्किल्ड वर्कर्स हिंदुस्तान से रशिया जाए अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि उसके पास इंसानों की कमी है। और तीसरी बात बनती है हमारे लिए, वो है डिफेंस। डिफेंस के ऊपर हम देख रहे हैं Su-57 की बात हो रही है, S-400 की बात हो रही है, S-500 की बात हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हमको जो चाहिए है वो है टेक्नोलॉजी। देखिए हम इंजन अभी भी नहीं बना रहे, करार हो रहा है सैफरन के साथ, लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ है। जी के ऑफर इंजन तो हो गया है कमांडर साहब, ऑफर हो गया, जेट इंजन के ऑफर हुआ है, करार साइन नहीं हुआ है। देखिए जब तक कागज के ऊपर हस्ताक्षर नहीं होते ये जुबानी जमा खर्च है, क्योंकि ये लीगल कुछ भी नहीं बनता। तो क्या ये कुछ शको शुबा है कि नहीं भी साइन होगा? शक कोई भी नहीं। देखिए कुछ आयरन आउट होनी है, माइनर डिटेल्स या ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे। ठीक है, आप कौन से चीज कहाँ पे बनाएंगे, कौन आपका पार्टनर होगा, ये वगैरह वगैरह आयरन आउट होनी है। खबरें तो यही हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब 2024-25-26 में ये डील साइन होगी और पहला जो ट्रांच है,
पैसे का, वो इसी वित्त वर्ष में चला जाएगा हमारी तरफ से फ्रांस की तरफ, ठीक है। लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ है। जी के इंजन अभी तक हमारे पास पूरी रफ्तार में नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए थे। तो हमें चाहिए है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो है ये रूस के पास है, खास करके डिफेंस और रिलेटेड टेक्नोलॉजी, चाहे वो सबमरीन्स में हो, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन में हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट इंजन्स में हो, चाहे वो मेटलर्जी में हो, चाहे वो स्पेशलाइज्ड कोटिंग्स हैं उनमें हो, ये सारी चीजें रशिया के पास हैं और रशिया हमें देने को तैयार है। अमेरिका उतनी आसानी से नहीं देगा। बोलिए। मैं एक बहुत साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूँ, सारे भारतीयों के दिमाग में आता है, जिनको याद है, मेरी उम्र के जिन लोगों ने देखा है कि रूस और भारत में कैसी दोस्ती थी, उन लोगों को याद है कि मिग-21 और मिग के कुछ और विमान जो हैं, वो किस तरह से ओल्ड एज हो गए। तो क्या उसके आलोक में अगर देखें तो रशियन टेक्नोलॉजी अच्छी है बनिस्बत यूएस के, कमांडर साहब? देखिए राकेश जी, मिग-21 हमने अभी अभी इसी साल रिटायर किए हैं, जबकि मिग-21 हम ही एक देश मात्र देश हैं जो उसको उड़ा रहे थे ऑपरेशनली। बाकी सब ने तो 20 साल पहले रिटायर कर दिए थे। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती तो ये इतने साल चल रहे होते। बहुत आसान है कहना कि उसको फ्लाइंग कॉफिन वगैरह के अलग अलग अजीबो गरीब नाम दिए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, और आप किसी भी एयरफोर्स वाले से पूछ लीजिएगा, एयरफोर्स पायलट से, वो यही कहेगा कि मिग-21 से बेहतरीन टेक्नोलॉजी कहीं नहीं थी। इतना बेहतरीन हवाई जहाज था कि वो बहुत सी चीजें आपकी सह लेता था और आपको सेफली वापस लाता था। तो मिग-21 तो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी। सू-30 को देखिए, छक्के छुड़ा देते हैं सबके, और अब हम सुपर सुखोई के नाम पे जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा? उसके इंजन तो वही रशिया से आएंगे, और अगर हम वो इंजन हिंदुस्तान में बनाने की क्षमता रखना शुरू कर दें और फिर हमको ये सू-30 को एक्सपोर्ट, या सू-30 का नेक्स्ट वेरिएंट सुपर सुखोई को अगर हम एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, या मिग-57 सॉरी सू-57, जिसका कॉमनैलिटी सू-30 के साथ काफी हद तक है, कोई कुछ लोग कहते हैं 70% कॉमनैलिटी है, तो आपको तो बहुत बेहतरीन चीज मिल रही है। लेकिन कमांडर साहब, लोग कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो चाइना को भी दे रहे हैं वो, और चाइना भारत का दुश्मन नंबर 1 है, हमारे यहाँ तो बहुत सालों से कहा जा रहा है। तो इसमें हमारी अपर एज कहाँ होगी? सॉरी, देखिए रूस जानता है कि चीन के साथ उसकी जो दोस्ती है वो एक सिचुएशनल है, और सिचुएशन के लिए वो उसका काम हो रहा है। वरना वो जानता है कि चीन जो है उसके बहुत से एरियाज क्लेम कर रहा है, व्लादिवोस्टॉक, उसका वो पूरा ईस्टर्न पोर्शन वो क्लेम करता है। लेक बाइकल के आसपास वो कहता है कि हम ये सारी जमीन खरीद लेते हैं ताकि ये लेक बाइकल से हम फ्रेश वाटर, पीने का पानी हम निकाल सकें। तो रूस चाइना के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता। रूस का असली दोस्त हिंदुस्तान ही है, और हिंदुस्तान रहेगा। तो चीन के, अगर चीन को हमें दबाव पे रखना है तो हमें रूस की बहुत जरूरत है। एक आखिरी सवाल है कि रूस की तरफ से ये कहा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि वो उन्होंने कहा कि रूस और भारत का संबंध सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं है, यानी उससे आगे चलकर बहुत कुछ है। इसको कैसे डिकोड करते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा है रूस। ये मत भूलिएगा, हमने अमेरिका के साथ 3 लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किए थे, कॉमकासा वगैरह वगैरह, हमने 3 एग्रीमेंट साइन किए थे ताकि हम उनके साथ कम्युनिकेशंस कर सकें। लेमोसा किया था जिससे हम लॉजिस्टिक्स वो कर सकें। ऐसा ही हमने एग्रीमेंट साइन किया है रूस के साथ, रेनॉस के नाम पे, रिलॉस, RELOS, रिलॉस के नाम पे। ये हमको क्या देता है? हमको रूस के नेवल बेसेस और नेवल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग आर्कटिक ओशन में जो है वो हमें मौका देता है कि हम वहां जा सकते हैं। हमारे हवाई जहाज, हमारे पनडुब्बियां, हमारे शिप्स वहां पे जा सकते हैं अपने रिक्यूपरेशन के लिए, रेस्ट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। और रूस को यही चीज हम देते हैं इंडियन ओशन रीजन में, कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही जो हमने अमेरिका के साथ किया है वो हम रूस के साथ भी कर रहे हैं। तो हमको देखिए, रूस जो है
हमारे लिए वो सारी चीजें करता है जो जिसके एक अच्छे दोस्त से आपकी अपेक्षा होती है, और हमारे साथ हमेशा रहता है। एक आध बार आपको याद होगा, हाल ही में जब हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत से लोग बहुत सी चीजें कर रहे थे, तो यूएन में अगर वीटो किया तो रूस ने किया, राइट। यूएन में अगर परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोई दावेदार अगर हम अपना करते हैं, सबसे पहले और सबसे प्रबल दावेदार हमारे लिए सपोर्ट में वही रूसी है। तो ये मान के चलिए, हमारी जो दोस्ती है ये सिर्फ इकोनॉमिक या डिफेंस या ट्रेड रिलेटेड नहीं है, ये कल्चरली भी है। आज भी अगर आप रूस जाए, और मैं कुछ ही पिछले साल ही गया था, अभी भी वो जी। सब के सब याद करते हैं, और जैसे मुझे देखते हैं कहते हैं इंदीस की, और इंदीस की मतलब इंडियन, और फिर उसके बाद वो राज कपूर के, अमिताभ बच्चन के, मिथुन चक्रवर्ती के गाने गाना शुरू कर देते हैं। ये आम जनता के लिए हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा प्रेम है। ये जो यात्रा है पुतिन की, हम तो बहुत अच्छे से ले रहे हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं, चाइना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका भी, तो ये लोग कैसे ले रहे हैं इसको? या इनके लिए क्या खतरा है, या क्या कैसे रेट कर रहे हैं इसको? देखिए, चाइना हो या अमेरिका अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनको इनके तो अभी नींदें है ना उड़ी हुई हैं। चाइना की सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर देखिए चीन का के दो पालतू कुत्ते हैं, हीरा मंडी, पन्ना मंडी, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप चीन को थप्पड़ नहीं मार सकते तो इनमें से किसी को थप्पड़ मार दीजिए, बात वही है, चीन को ही मार रहे हैं आप। तो और उनको पता है कि आप हिंदुस्तान के साथ, चीनी सोल्जर जो है, चीनी जवान जो है, उसको मालूम पड़ गया कि हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। चीन को भी मालूम है हम हिंदुस्तान से फिजिकल फाइट नहीं कर सकते, मतलब मिलिट्री फाइट नहीं हो सकती। तो ये सारे अंडरहैंड तरीके इस्तेमाल करता है। अमेरिका का भी यही हाल है। आज अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है क्योंकि उसे चीन को अंकुश में रखना है। लेकिन अमेरिका भी हिंदुस्तान को लॉन्ग टर्म में तो अपना दुश्मन मानता ही है, दुश्मन नहीं तो एडवर्सरी मानता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि हम दोनों के बीच में एक पूरा का पूरा आधा कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा आधा विश्व हम पे अलग है। वो वेस्ट में है, हम ईस्ट में, बिल्कुल एक 12 घंटे का फासला है हम दोनों के समय में भी। तो इमीडिएट एडवर्सरी तो हम हो ही नहीं सकते वो अमेरिका के। हम एक लॉन्ग टर्म सिचुएशनल रिलेशनशिप में रहेंगे कि जब मौका है तब अच्छा है, जब नहीं है तो कोई बात नहीं। और अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। अमेरिका को हिंदुस्तान से डर लगता है कि अगर डी डॉलराइजेशन हो जाता है तो उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा अमेरिका को पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको याद होगा राकेश जी, जो भी पैसा हम जी। एक देश से दूसरे देश भेजते हैं वो स्विफ्ट के द्वारा के जरिए जाता है। स्विफ्ट एक तरीका है कि हम पहले वो, हम फर्ज करिए मैंने आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं हिंदुस्तान में हूं, मैंने आपको 10 लाख डॉलर भेजने हैं, मैं स्विफ्ट के तरीके से जरिए से भेजता हूं। अब हम भी चलिए, आप लंदन में हैं, स्विफ्ट के जरिए अगर मैं भेजता हूं, पहले मैं इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करूंगा, फिर अमेरिकन बैंक जो है इसको लंदन के बैंक भेजेगा, डॉलर से पाउंड में करेगा, और आपको मिलेगा पाउंड से अपने अपने पैसे। तो आपका बैंक आपसे कमीशन लेगा, मेरा बैंक मुझसे कमीशन लेगा, और अमेरिकन बैंक हम दोनों से कमीशन लेगा। अगर आपने ये अमेरिकन बैंक मतलब स्विफ्ट को निकाल दिया रास्ते से, तो हम दोनों के पैसे बचते हैं। यही चीज हम कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। एक प्रोजेक्ट नेक्सस के नाम पे ये काम चल रहा है। इसका ट्रायल या मतलब उसका जो प्रोजेक्ट होता है, जो शुरुआती रूप में होता है, वो हो गया है पायलट प्रोजेक्ट, और अब ये खुलेगा, खुली तौर पे सबके इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ऐसे छोटी छोटी चीजों से अमेरिका के ऊपर बहुत असर पड़ता है। आपको याद होगा मास्टर कार्ड और वीजा ने डोनाल्ड ट्रंप को अर्जी लगाई थी, बाइडेन को अर्जी लगाई थी, ये यूपीआई की वजह से हमारा पैसा खत्म हो रहा है, क्योंकि वो उसमें पैसा बना रहे थे और यूपीआई में हम वो आता नहीं है। ये चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें जो है, अमेरिका को पता है कि हिंदुस्तान ये सब कर सकता है, कर रहा है, करेगा और आगे बढ़ेगा।
कमांडर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने बताया। बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आती, जो दर्शकों को समझ में नहीं आती, और हमारे दर्शक भी बड़ी उम्मीद करते हैं और आपका नाम लेते हैं। तो आज उन्होंने देखा होगा कि कैसे पुतिन की ये यात्रा जो है, बहुत सारे मायने हैं इसके, और कैसे कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कहने को दोस्त हैं और अंदर ही अंदर उनके भीतर क्या-क्या चल रहा होगा, और कुछ हमारे जो अ, रूस जैसे दोस्त हैं, उनके लिए ये क्या मायने हैं और हमारे हमारे देश के लिए क्या ये मायने हैं। रणनीतिक तौर पर भी और स्ट्रैटेजिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें रूस हमारा दशकों से हमारा दोस्त रहा है। कल शायद लोगों को पता चलेगा कि कैसा स्वागत होता है और कैसा एक दोस्त दूसरे दोस्त को वेलकम करता है, और शायद कुछ लोगों की बाछें खिलें और कुछ लोगों को मिर्ची मिर्ची लगे। लगे। देखना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया कमांडर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।